हेलो बेटा। क्लास 12th बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर 1 द परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट के वीडियो पार्ट 3 में आपका स्वागत है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को एनालाइज किया था। वीडियो 2 में बेटा हमने नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट्स को एनालाइज किया था। आज हम बैलेंस शीट के परफॉर्मा में द लास्ट पोर्शन विच इज रिलेटेड विद करंट एसेट्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं बेटा। करंट एसेट्स के अंदर जो आपको बताया गया है, करंट एसेट्स दैट इज द लास्ट मेजर हेड ऑफ द बैलेंस शीट। और बेटा जी करंट एसेट्स के अंदर जो हमारे सब हेड्स हैं वो हैं बेटा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। तो मेजर हेड हमारा क्या हुआ बेटा? करंट एसेट्स। दीज आर द सब हेड्स। और आइए बेटा एक एक करके सब हेड्स के अंदर क्या क्या आइटम्स इंक्लूड की जाएंगी एक बार उसको कंसिडर करते हैं बच्चे। सबसे पहला जो हमारा मेजर हेड है करंट एसेट्स, और उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट सब हेड है दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा देखिए, इन्वेस्टमेंट जब तक आपको ये ना बताया जाए कि वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या वो इन्वेस्टमेंट विद इन 12 मंथ्स रियलाइज हो जाएगी, तब तक हम उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट करेंगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही आएगी विच आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स। यानी कि आपको एग्जाम में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया जाता है तो ऑलवेज मेंबर यू ट्रीटेड इट एज ए नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आप ट्रीट करेंगे। करंट एसेट ट्रीट करने के लिए बेटा स्पेसिफिकेशन गिवन होना जरूरी है कि दैट इन्वेस्टमेंट विल बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स और दिस इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। The most important part, the second subhead of current assets is inventory. बच्चे जनरली जब हम इन्वेंट्री पढ़ते हैं तो इन्वेंट्री का मतलब हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि स्टॉक है, जो भी हमारी शॉप पे स्टॉक पड़ा हुआ है। पर बेटा स्टॉक किस चीज का स्टॉक होता है? इट इज नॉट ओनली द स्टॉक ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ मैनी आइटम्स। लाइक बच्चे रॉ मटेरियल है, आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का बचा हुआ जो भी स्टॉक है दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। आपकी फैक्ट्री या आपके ऑफिस प्लेस पर बेटा जी वर्क इन प्रोग्रेस जो भी पड़ा हुआ है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो भी इनकम्प्लीट आपका गुड्स है बेटा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो दैट इज ऑल्सो योर इन्वेंट्री। अगर आप एक ट्रेडर हैं बेटा तो जो फिनिश गुड्स अनसोल्ड अभी तक आपके ऑफिस में बचा हुआ है दैट इज ऑल्सो योर इन्वेंट्री। आपने आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप सिर्फ ट्रेडर हैं बेटा, आप गुड्स बाई करके आगे रीसेल करते हैं। तो जो भी आपने गुड्स खरीदा है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो जो स्टॉक आपके पास है बेटा वो आपकी इन्वेंट्री है, राइट। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर्स ये भी आपकी क्या है जी? ये भी बेटा आपकी इन्वेंट्री है बेटा। इसके अलावा बच्चे जी लूज टूल्स, फैक्ट्री में बेटा छोटे छोटे और छोटे मोटे औजार होते हैं, है ना। तो जो भी आपके लूज टूल्स हैं वो भी आपका बेटा स्टॉक बचा होगा किसी भी चीज का, तो डेट इज ऑल्सो योर इन्वेंट्रीज। तो ये सारी चीजें बच्चे इन्वेंट्रीज के अंदर काउंट होंगी। इन्वेंट्री का मतलब ये है बेटा कि बचा हुआ जो भी आपका स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स का हो, चाहे वो बेटा स्टॉक इन ट्रेड हो, चाहे स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स हो, चाहे वो लूज टूल्स हैं, वो सभी दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री।
ठीक है बेटा। तो करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट सब हेड आता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है बेटा? यहाँ पर जैसे हमने करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल पढ़ा था बेटा, हमारे सप्लायर, तो ये हमारे कस्टमर्स हैं। तो आप जिनको भी क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं बेटा, दे आर इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स। और अगर बच्चे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज उनसे साइन करवाते हैं तो डेट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। तो आपका जो भी क्रेडिट कस्टमर होगा या तो वो डेटर्स में आएगा बेटा या फिर वो बिल रिसीवेबल में आएगा, बट दोनों से आपको पैसा लेना है एंड विद इन दिस ईयर। यहाँ पर एक चीज नोटेबल ये है बेटा, हमने एक करंट लायबिलिटी में पढ़ा था शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये है कि हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को वहां ना शो करके इस हेड में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ये सेकंड ऑल्टरनेटिव उस प्रोविजन का है। बच्चे इसके बाद नेक्स्ट हमारा सब हेड आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश तो बेटा इसमें होगा ही होगा, नेचुरल है। तो जो भी आपके पास कैश है, इसके अलावा आपके पास जो भी बैलेंस प्रेजेंटली आपके बैंक में है, या फिर जो भी बेटा जी आपके पास चेक, जो आपने चेक कस्टमर से, कहीं से, क्लाइंट से या किसी से भी रिसीव तो कर लिए हैं बट अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किए, तो ये सब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा बेटा। अदर अदर का बेटा हमारे लिए यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। अगर स्पेसिफाइड कर रखा हो कि दैट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आप ले सकते हो, अदरवाइज कैश, बैंक और चेक इन हैंड। तो दीज थ्री आइटम आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश एंड इक्विवेलेंट। इसके अलावा बच्चे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो जैसे लोन्स एंड एडवांसेस हमने लॉन्ग टर्म पढ़े थे बेटा, तो यहाँ पर स्पेशली आपको अगर दे रखा है कि हमने ऐसे कोई लोन्स एंड एडवांसेस किसी को दे रखे हैं जिनकी मैच्योरिटी या रीपेमेंट हमें 12 मंथ्स के अंदर ही मिल जाएगी, तो शॉर्ट टर्म में काउंट हो जाएंगे। अगर आपको ओनली लोन्स एंड एडवांसेस रखा है तो दैट इज ट्रीटेड ऑलवेज एज लॉन्ग टर्म। इसके बाद बेटा जैसे हमने वहां पर अदर करंट लायबिलिटी पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर अदर करंट एसेट्स है। अदर करंट एसेट्स के अंदर बेटा जितने भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड कमीशन, या अगर कोई आपकी इनकम एक्रूड है, एक्रूड का मतलब बेटा ड्यू तो हो गई है बट अभी तक आपको मिली नहीं है, या फिर बेटा कोई भी एडवांस टैक्स आपने डिपॉजिट कर रखा है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ अदर करंट एसेट्स। सो बेटा इस तरह से एज पर द कंपनी एक्ट ये हमारी कंप्लीट एक बैलेंस शीट है जिसके अंदर बेटा जी मेजर हेड, सब हेड और सब हेड की आइटम्स, ये ट्रिपल लेवल आपको बेटा यहां पर कंप्लीट करना है। किस मेजर हेड में कौन से सब हेड आएंगे, किस सब हेड में कौन कौन सी आइटम आएगी बेटा, या कौन सी आइटम किस मेजर हेड में इंक्लूड होती है या कौन सी आइटम किस सब हेड में इंक्लूड होती है, तो वाइस से वर्सा आपको रोल अप करके कंप्लीट ये तीनों लेवल बच्चे आपको बिल्कुल 100% क्लियर होने चाहिए। और इनमें से एटलीस्ट आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बेटा एक्सपेक्टेड है कि 3 क्वेश्चंस मिनिमम आएंगे, मतलब 3 नंबर बेटा आपके इसके ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि पूरे चांसेस हैं। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मा ओनली। हाँ, अभी बैलेंस शीट के अलावा बेटा इसमें पीएनएल का भी परफॉर्मा है बट वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मेजर इसमें बैलेंस शीट है। फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज एक वर्ड आप बार बार सुनते हैं बेटा, कंटीजेंट लायबिलिटी। तो मेरे बच्चे कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटीजेंट का मतलब क्या है? विच इज नॉट प्रेजेंटली फिक्स और विच इज नॉट कंफर्म इन प्रेजेंट बट इन फ्यूचर it is uncertain. It may be possible liability or it may not be possible liability beta. So contingent liability are those liability which may or may not occur in the future. अब बेटा फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
The happening of such liability depends on the outcome of the uncertain future events. ये बेटा फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है. मान लीजिए आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है. अब बेटा मुझे क्या लगता है, अगर मैं केस हार गया तो मुझे क्लेम देना पड़ेगा. बट इफ एंड बट वाली कहानी है बेटा, अगर, तो दैट इज नॉट श्योर. तो दैट्स वाई बेटा इट इज नॉट शोन इनसाइड द बैलेंस शीट, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव पॉसिबिलिटीज है. सो कंटीजेंट लायबिलिटी आर शोन आउटसाइड द बैलेंस शीट एज ए नोट टू अकाउंट. आप सिर्फ बेटा उसको नोट टू अकाउंट में एक नोट दिखा देते हैं कि हाँ भाई हो सकता है ऐसी लायबिलिटी इतने रुपए की मेरी हो सकती है. जैसे रिमाइंडर नोट आप कहते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी के, जैसे प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, as its declaration would be depend on the approval of by the shareholder in the annual general meeting to be held in the next financial year. बेटा अब बेटा कंपनी कहती है यार हमें ना इस बार 12% डिविडेंड प्रपोज करना है, लोगों को देना है. अब बेटा ये आपकी लायबिलिटी तो है, लेकिन 12% होगा या 10% होगा, इट डिपेंड ऑन द अप्रूवल गिवन बाय द शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग. तो डिविडेंड प्रपोज वर्ड बेटा लगाया इसलिए क्या है यहाँ पर कि कंपनी सिर्फ प्रपोज करती है, अप्रूव कहाँ होता है बेटा, मीटिंग में. तो जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक इट बिकम ओनली कंटीजेंट लायबिलिटी. ऐसी बेटा जी क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स. कंपनी के अगेंस्ट क्लेम तो है लेकिन बेटा इसकी कोई एक्नॉलेज नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है. ऐसी जो मैंने बिल डिस्काउंट करा लिए बैंक से, मेरे यहां से तो गए, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर बिल को जो एक्सेप्ट करने वाली पार्टी यानी कि ड्रॉई, अगर वो पेमेंट देने से मना कर दे बैंक को, तो ये लायबिलिटी मेरे ऊपर आ सकती है. तो ये सारी लायबिलिटी बेटा किसी फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करती है कि अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है. तो दीज आर कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी. सो बच्चों इसी के साथ बैलेंस शीट का बेटा जी यहाँ पर होता है समापन, एंड. और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ द चैप्टर 1 क्लास 12th फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बुक. तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के साथ. टिल देन गुड बाय बेटा.